नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 10वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार उनके विलायत जाने के निर्णय से ही हंगामा हो गया था उनके समाज में। उनकी जाति ने उनको जाति से बाहर कर दिया था और किसी तरह से वो पैसे का इंतजाम कर पाए और जहाज पर सवार हुए। ये वर्ष 1888 की बात है, 4 सितंबर। और उस समय गांधी की उम्र सिर्फ 19 साल थी। आज हम बात करेंगे कि जहाज में वो जब चढ़े तो उनको क्या क्या परेशानियां आनी शुरू हुई, और विलायत की धरती पर जब वो पहुंचे तब क्या परेशानी आई, कैसे उन्होंने भिन्न जो संस्कृति है उससे सामंजस्य बैठाने में कितनी परेशानी हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, बोलना कितना कठिन था, खाने की समस्या थी, बोलने की समस्या थी। और फिर सबसे बड़ी बात कि वहाँ की जो संस्कृति थी वो बिल्कुल भिन्न थी भारत की संस्कृति से। तो वो वहाँ की संस्कृति में यहाँ जो सामान्य बात है वहाँ वो अपराध है या वो वहाँ अवांछित माना जाता है। तो इन चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो गांधी जहाज पर सवार हुए। जहाज में तो कोई कठिनाई नहीं थी, इनके लिए एक कोठरी थी और खाने पीने का सब इंतजाम था, लोग भी थे। लेकिन दो मुश्किलें आनी शुरू हुई धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीतने लगा तो इनके लिए दो चीज़ें बड़ी परेशानी हुई। एक तो बात ये हुई कि ये किसी से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि सब लोग वहाँ पर अंग्रेज ही थे। एक मजूमदार थे जो भारतीय थे, बाकी सारे वहाँ अंग्रेज थे। तो अंग्रेजी में बात करना इनके लिए बड़ा मुश्किल था। अंग्रेजी में बात करने की आदत नहीं थी। अंग्रेजी तो जानते थे लेकिन अंग्रेजी में बात करने की आदत नहीं थी। अगर अंग्रेज कुछ पूछते तो इनको समझ में नहीं आता क्योंकि उनका उच्चारण अलग था, और ये अगर जवाब दें तो उनको समझ में ना आए। तो ये बहुत संकोची तो थे ही, शर्मीले स्वभाव के तो थे ही। तो ये जो है बहुत कम बोलते थे, किसी से बात नहीं करते थे, अपनी कोठरी में ही दिन भर रहते थे। और कभी कभार निकलते थे जब डेक पर तो जाते ही नहीं थे, कभी कभार ही गए जब वहाँ बहुत कम लोग हों तो गए। और एक मजूमदार थे जिनसे इनकी बातचीत होती थी जो भारतीय थे। तो मजूमदार इनको बहुत समझाते थे कि आप जो है बात करिए लोगों से, संकोच छोड़िए। लेकिन ये तो शर्मीले स्वभाव के थे और बात करना बड़ा मुश्किल था। तो वो जो थे, वो मजूमदार, उनकी एक लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते थे कि देखो, अंग्रेज़ी तो हमारी भाषा नहीं है, तो हमारी भाषा तो भारतीय है, अलग अलग तुम्हारी गुजराती है। तो इसीलिए अंग्रेज़ी बोलने में गलती तो होगी, लेकिन ये समझते हुए भी कि हमसे गलती होगी, बोलते रहना चाहिए, खूब बोलिए। और एक लाइन उन्होंने कही कि वकील की जीभ खूब चलनी चाहिए। तुम वकालत पढ़ने के लिए जा रहे हो, वकील बनोगे तो वकील की जीभ खूब चलनी चाहिए, ये लाइन उन्होंने कही। खैर ये सब का वो असर नहीं हुआ, वो उसी तरह से शर्माते रहे और मिलना जुलना बहुत कम था। लेकिन देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, मदद करने वाले लोग भी हैं, दूसरे की कठिनाई समझ के आगे बढ़ के मदद करने वाले लोग हैं। तो उन्हीं मुसाफिरों में से एक अंग्रेज थे, तो उनको दया आई गांधी पर। तो वो आगे बढ़ के गांधी से आए, मिले और बार बार वो समझने की उन्होंने कोशिश की कि आप कौन हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कहाँ रहते थे, भारत में कहाँ रहते थे, आपकी क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या परेशानी हो रही है। ये सब चीज़ें उन्होंने पूछनी शुरू की और इनको बोलने के लिए उत्साहित किया। तो कुछ कुछ ये बात बताना इन्होंने शुरू किया। उसमें एक जो बात इन्होंने बताई कि मुझे मांस नहीं खाना है, मैं मांस नहीं खाता हूँ। तो ये जो बात कही तो वो अंग्रेज जो है उनको हंसी आ गई, उनकी हंसी फूट पड़ी उनकी। बोले मांस नहीं खाते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे परिचित जितने हैं, जितने लोगों को मैं भारत में जानता हूँ, जितने लोगों को इंग्लैंड में जानता हूँ, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो मांस नहीं खाता है। तो बोले कि एक बिस्के खाड़ी है, वहाँ पहुँच के तो तुम्हारी जो ये सोच है मांस नहीं खाने का, ये तो बदल जाएगी। और इंग्लैंड में तो जाके बदल ही जाएगी क्योंकि इंग्लैंड में इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ तो मांस खाए बिना कोई रह ही नहीं सकता है।
तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। फिर उन्होंने एक बात कही, देखिए कितना एक डेमोक्रेटिक तरीका है एक। तो उन्होंने कही कि देखो मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शराब पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ मांस खाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो इसलिए तुम्हें मांस खाना चाहिए। तो खैर उन्होंने अपनी बात कही। उसके बाद में ये कुछ कुछ तो बात करने लगे, और मजुमदार से बात इनकी होती ही थी। और वो बिस्के खाड़ी आई, और वहाँ पर तो मांस सबके लिए कंपलसरी था। अब इन्होंने कहा कि हम मांस नहीं खाएंगे, वो ये ऐसा खाना खोजने लगे। तो इनसे मांगा गया कि आप प्रमाण पत्र दीजिए कि मांस नहीं खाते हैं। तो ये अपने उसी अंग्रेज जो मित्र थे, जो बात करते थे, उम्र में हालांकि इनसे काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनसे जाके इन्होंने कही, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि ये मांस नहीं खाते हैं। तो खैर वहाँ इनका काम चल गया। उसके बाद ये पहुँचे साउथैम्पटन पहुँचे। तो साउथैम्पटन में पहुँच के अब इनके पास जो पोशाक थी, इसके पहले काली पोशाक ये पहना कर रहे थे, पूरे सफ़र में काली पोशाक पहन रहे थे। और हालांकि इनको कोट और पतलून इनके दोस्तों ने, मित्रों ने सिलवा के दे दिया था, लेकिन ये उसको नहीं पहन रहे थे। इनका सोच ये था इनकी कि वो इंग्लैंड पहुंच के वो कपड़े हम पहनेंगे। देखिए ये पहले के ज़माने में था कि लोग 3 कपड़े सफिशिएंट समझते थे। बुद्ध के यहाँ भी 3 ही कपड़े थे, हर भिक्षु के बस 3 कपड़े, 3 से ज़्यादा नहीं। तो 3 के ही हमारे यहाँ वो बुद्ध का असर कहिए या जो कहिए, आमतौर से 3-4 कपड़े, इससे ज़्यादा साधारण लोगों के कपड़े नहीं होते थे। जो संपन्न थे पहले, उनके भी बस 3 ही कपड़े होते थे। तो लोग कपड़ों को कब पहनना है, नहीं पहनना है, घर में कैसा पहनना है, ये तय कर लेते थे। तो इन्होंने सोचा था कि हम इंग्लैंड में जाके वो कोट पतलून पहनेंगे, यहाँ क्या ज़रूरत है। आजकल तो अब ऐसा नहीं है, अब तो एकदम जब जाइए तब जो है दिवाली है, बाज़ार से खरीद के ले आइए और पहनना शुरू कर दीजिए। तो कोई दिन नहीं देखना है, कोई समय नहीं देखना है, तो अच्छे अच्छे कपड़े भी लोग साधारण दिनों में पहनते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पूजा के लिए लोग संभाल के रखते थे कि इसको हम दुर्गा पूजा में पहनेंगे, इसको हम होली के दिन पहनेंगे, इसको खास अवसर फलाने की शादी में ये पहनेंगे। तो ऐसा ही गांधी ने भी तय कर लिया था कि इसको हम इंग्लैंड में पहनेंगे। तो वो एक सफ़ेद रंग का वो एक खास कपड़ा है, फलाटेन का सूट। तो ये वो पहन के उतरे, तो वो देखे कि इस ड्रेस में वो अकेले थे। तो बाकी सारे लोग कोट पतलून में थे लोग, और इस तरह से तो ये अकेले ही थे। फिर वहाँ से इन्होंने एक तार भेजा। इनके पास कई सिफारिशें थी, सिफारिश पत्र थे, 4 लोगों के थे। तो उसमें से एक को, डॉक्टर मेहता, तो उनको इन्होंने सिफारिश पत्र इनके पास था, उनको तार भेजा। तो उसके बाद ये जब पहुँचे, विलायत पहुँचे, तो वो कहाँ ठहरे, तो लोगों ने सुझाव दिया था कि एक होटल है, तो उस होटल में जाके ठहरे, वो अपेक्षाकृत सस्ता है। तो वहाँ जाके ये होटल में ठहरे, और वो मजुमदार भी, दोनों लोग ठहरे लोग। तो दूसरे दिन वो सुबह में मिलने आए डॉक्टर मेहता, और उन्होंने कहा कि होटल में बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग कोई कुटुंब के यहाँ, कोई परिचित के यहाँ देख लीजिए कमरा, और उनका कमरा आप लोग किराए पर ले लीजिए और वहाँ रहिए, तो सस्ता पड़ेगा इंग्लैंड में। ये बात उन्होंने समझाई। वहीं पर इंग्लैंड की संस्कृति से गांधी जी का पहला परिचय होता है। तो वो जो आए सज्जन डॉक्टर मेहता, तो उन्होंने, उनकी टोपी थी, फर वाली टोपी थी, सफ़ेद रंग की टोपी थी। तो वो टोपी को उन्होंने बातचीत के दौरान ही सर से उतार के वो सामने टेबल पर रख दिया था। तो गांधी जी उस जो टोपी थी, वो फर वाली टोपी थी, उल्टे हाथ से उस पर हाथ फेरा, इन्होंने हाथ फेरा। तो वो उन्होंने वो बड़ा गजब नज़र से वो देखे, और उन्होंने मना किया, कहा कि ये ठीक नहीं है, किसी दूसरे की वस्तु को नहीं छुआ जाता है। फिर उन्होंने 3-4 चीज़ें इंग्लैंड के बारे में बताई कि वहाँ की संस्कृति क्या है, ये बताई। तो देखिए ये बड़ा रोचक है। उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरे की चीज़ को छूना नहीं है, पहली बात। हमारे यहाँ तो खूब मज़े से लोग छूते हैं, दूसरे की बाइक पर आप लगा के जाइए, आपकी बाइक पर आके कोई बैठ जाएगा। तो वो वहाँ ऐसा नहीं है, दूसरे की चीज़ को छूना नहीं है, ये उन्होंने पहली बात बताई। फिर उन्होंने कहा
कि ऊंची आवाज में बात नहीं करना है किसी से भी। जैसे भारत में क्या है, बहुत जोर जोर से लोग बात करते हैं लोग, और हर चीज़ जोर जोर से करना है। गाड़ी पर भी चलना है तो पूरा हॉर्न बजाए चलना है, और बिहार यूपी हिंदी क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा है, पूरा हॉर्न, कोई आदमी नहीं भी है तो भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं। तो वो जो है, वो किस्सा तो पढ़े ही होंगे, चांद पर इंस्पेक्टर जा रहे हैं माता दिन, तो हॉर्न बजाए जा रहे हैं। तो वैसे ही है, यहाँ पर कोई रहे या न रहे हॉर्न बजाए जाना है, तेज स्वर में बात करना है। तो उन्होंने कहा कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, दूसरे का सामान नहीं छूना है, और किसी से परिचय हो जाने के बाद भी ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी है जो भारत में हम लोग धड़ल्ले से पूछ लेते हैं। क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, ये भी पूछ लेते हैं लोग, कितने बाल बच्चे हैं, क्या करते हैं, तो ये सब जो है पूछ लेते हैं हम लोग। वहाँ पर ये नहीं पूछना है कि आप कितना कमाते हैं और आपके बाल बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं, उनके सास ससुर क्या करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पूरे खानदान के बारे में जान लेते हैं, तो वहाँ ऐसा सब चीज़ नहीं पूछना है वहाँ पर। फिर एक चीज़ और उन्होंने बताई कि भारत में हम लोग अंग्रेजों को सर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सर बोलना ज़रूरी नहीं है, किसी को भी सर आप न बोलें आप। तो भारत में तो अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सर वाला वो कल्चर वो छोड़ के गए हैं। दफ्तरों में तो देखते हैं कि जो अधिकारी हैं उनको लोग सर 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 किए रहते हैं लोग। वो एक सेंटेंस में ही कई बार सर बोल देंगे, सर से वाक्य शुरू होगा और सर से ही ख़त्म होगा, बीच में भी एक दो बार सर आ जाएगा। तो उन्होंने ये सब बातें बताई कि सर नहीं बोलना है। और फिर उन्होंने तब उसके बाद इन लोगों ने भी देखा कि होटल छोड़ना है, तो एक सिंधी परिवार था, वो उनसे बात हुई और फिर 2 कमरे इन लोगों ने लिए। दूसरे दिन होटल इन्होंने छोड़ा, तो जब होटल छोड़ा तो उसका जो बिल था होटल का, वो 2 पाउंड का था। तो 2 पाउंड का था, उसमें इन्होंने देखा कि भाई हम तो यहाँ पर बिना खाए हुए ही भूखे ही रहे, और तब भी जो है हमको 2 पाउंड का ये देना पड़ रहा है, बहुत ही महंगा था। तो हो क्या रहा था कि भूखे इसलिए रहे क्योंकि वहाँ का होटल का कोई भी खाना इनको पसंद नहीं आ रहा था। जो भी चीज़ वो कुछ उठाएं और लेकिन वो रुचिकर न लगे, तो उसका तो पैसा लेकिन वो जुड़ जाए, तो वो महंगा था। खैर इन्होंने छोड़ दिया, वो 2 कमरे के मकान में फिर चले गए। वहाँ पर भी इनको जो है अब कमरे में रहना है, तो बड़ा मतलब कष्ट ये हुआ कि अब भारत की याद आने लगी, अपने देश की याद आने लगी, माँ की याद आने लगी। और वहाँ पर ये रात रात भर रोते, रात में नींद नहीं इनको आती। अब वहाँ पर अकेले हैं और ये दुख वो किससे कहें कि मुझे माँ की याद आ रही है और मुझे देश की याद आ रही है। तो लौट भी नहीं सकते थे, 3 साल तो रहना ही था। तो अब ये इनका बड़ा एक मतलब ये जो व्यक्तिगत दुख था, ये किसी से कह नहीं सकते थे। ये इन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि रात रात भर रोता था, वहाँ की याद आती थी, लेकिन अब कोई उपाय तो था नहीं, तो वहाँ रहना ही था। तो इस तरह से वहाँ विलायत में रहने की शुरुआत हुई। अब आगे हम देखेंगे कि और आगे फिर कैसे कैसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है गांधी जी को। तो इस कड़ी में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।